तो 12th वालों के अब जल्दी ही हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो चैप्टर 1 के और हल्के हल्के मैं शुरू कराना शुरू कर दूं। तो मैंने चैप्टर 1 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन ले लिए, जो कि मुझे लगता है इसी के आ जाएंगे जो भी होगा। और उनको अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इन पाँचों में से कोई एक होगा। हो सकता है भाषा अलग हो पर इससे मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो भारत की उस समय क्या कंडीशन थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इंडियन जो फॉरेन ट्रेड था वॉज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय जब हमारा इंडिपेंडेंस चल रहा था उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी वो पूरी तरीके से कंट्रोल ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल हो रही थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, और हाँ देखो क्वेश्चन को ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, हमेशा मतलब इससे लाइन वाइज पॉइंट वाइज लिखोगे ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हें नंबर पूरे मिल जाए। दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट एंड इंडिगो एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक मशीन मेड टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन्स। देखो सिंपल सा ये था कि हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो जाता था और वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था और वापस हमारे यहाँ आ जाता था। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का था, इसी वजह से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा था कुछ। तो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन जाता था, वहाँ से फिनिश्ड गुड में बदल कर भारत आता था और हमारा ही पैसा लूटते थे वो लोग। थर्ड पॉइंट, इंडिया फेस्ड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस बट इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडियंस। द सरप्लस वॉज यूज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एफर्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। देखो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, अब ये तो तुमने अब पढ़ रहे होगे कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। पर उस समय पैसा तो आ रहा था एक्सपोर्ट से, पर जो पैसा आ रहा था वो आ किसके पास रहा था, ब्रिटेन के पास, ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश वाले वो रुपया अपनी सैलरी में यूज़ कर रहे थे। जो पैसा आ रहा था हमारा एक्सपोर्ट से वो उसे एज ए सैलरी यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास इंडियंस के पास पैसा आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती थी, वो लेते थे इतनी ज़्यादा सैलरी और वो सारा रुपया अपने पास रख लेते थे सैलरी के नाम पर। और ये 3 पॉइंट काफ़ी हैं मुझे लगता है 4 नंबर के लिए। बस 10 फॉरेन ट्रेड बेनिफिटेड इन ब्रिटेन नॉट इंडिया। इसी वजह से जो है जो फॉरेन ट्रेड थी और उसने ब्रिटेन को ज़्यादा डेवलप किया बजाय इंडिया के। दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, स्टेट 3 कॉजेस ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया। ऐसे 3 क्या कारण थे जिस वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एकदम रुक सा गया था, कि उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया था। स्टैग्नेशन मतलब रुकना सा होता है। पहला, देखो देखो ये याद रखना, पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखो और इसमें चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ये हो गया, लैक ऑफ रेवेन्यू, और फैसिलिटीज़ लिख ले सकते हो अगर। वैसे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लिखने की जरूरत है, तो इसमें इतना हो जाएगा। फैसिलिटी नहीं थी किसी तरह की, वो टोटली डिपेंड थे। चलो पहले देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द जमींदारी सिस्टम वॉज एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स। देखो जमींदारी सिस्टम था, उन्होंने किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। हाई लैंड रेवेन्यू लेफ्ट लिटिल इंसेंटिव टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। देखो उसमें से लगभग जमींदारी सिस्टम थी, उसमें जो मोस्टली पार्ट था उसमें से सब लोग जो टैक्स कलेक्ट करते थे या जो मतलब बीच में होते थे कौन, जमींदार जो होते थे, वो सारा पैसा उनसे लेते थे। शायद 10-11 भाग बोल रख लेते तो एक भाग बचता था। इस वजह से वो बहुत कम पैसे में अपना काम चला रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने लोगों को सुधार लेना पड़ रहा था और वो एक तरीके से कर्जे में फंस रहे थे। उसके बाद है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उस समय बहुत कम थी, मतलब कुछ था ही यहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर, ना इंजन थे ना ट्रैक्टर था, ये सब तो बाद में आए हैं, पहले कुछ नहीं था हमारे देश में। वही हल से खेत जोतते थे, उसमें से भी जो निकलता था वो अंग्रेज छीन लेते थे साले। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, लैक ऑफ इरीगेशन एंड नो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च मेड बाई एग्रीकल्चर बैकवर्ड। तो हाँ वही चीज़ है कि कोई साधन ही नहीं था एग्रीकल्चर वगैरह सबका, तो इस वजह से ना एग्रीकल्चर सही से हो पाता था ना तो वो उसे दे पाते थे और दिन प्रतिदिन वो फंसते जा रहे थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया था, जो कैश क्रॉप्स थी जो फूड क्रॉप्स थी उन्हें कैश क्रॉप्स में बदल दिया था। मतलब फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स में, मतलब फूड की जगह कैश क्रॉप्स ला दिया था। फूड क्रॉप्स जैसे जो हम खाते हैं और कैश क्रॉप्स मतलब जिन्हें बेचने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फूड क्रॉप्स में क्या थी, फूड क्रॉप्स अच्छा नहीं लिखा है इसमें। फूड क्रॉप्स में वीट, मान लो हम लोग वीट बहुत यूज़ करते थे, राइस हो गया और पल्सेस वगैरह, हम ये इसका बहुत अच्छे से मतलब प्रोडक्शन कर देते। पर इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ और इंडिगो और कॉटन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और एक जूट जूट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इससे क्या होता था, ये चीज़ें महंगी बिकती थी और इनकी जो डिमांड थी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। हमारे यहाँ से ये सस्ता खरीदते थे, ब्रिटेन भेजते थे, वहाँ से वही मैन्युफैक्चर कर हमारे यहाँ वापस ला के बेचते थे और वो बहुत महंगी बेचते थे। इसी वजह से वो ब्रिटेन है ना बहुत डेवलप हो गया, क्योंकि उन्होंने लूटा इतना ज़्यादा, वहाँ पर मैन्युफैक्चर जो कहते हैं ना इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो उन्होंने हमारी उससे काफ़ी लूट कर बनाया।
तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया, डिस्कस द पॉजिटिव कंट्रीब्यूट्स मेड बाई ब्रिटिश। देखो ये मैंने अपने स्कूल में भी कराया था, मुझे ये मतलब ये जो जितना है मैंने सारे ही कराए थे वैसे, क्योंकि मैंने टॉप 5 लिए हैं तो मैंने काफ़ी कराया। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, एक तो उन्होंने हमारे यहाँ देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सही सुधारा। आज के टाइम जैसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है और 3-4 दिन में ही गिर जा रहा है, वो पूरा 90 डिग्री का एंगल बना के बताओ हाईवे बना रहे हैं। कौन सा हाईवे एकदम 90 डिग्री का होता है? फिलहाल तो चलो अब टूट गया, अब दोबारा से बना रहे हैं, उन पर फाइन भी पड़ा है इस तरह से। पहले तो बिल्कुल हाईवे एकदम ऐसा मोड़ वाला बना दिया था। तो उन्होंने हमारे यहाँ रेलवे डेवलप किया, रोड डेवलप किया और टेलीग्राफ, ये अच्छा माना जाता है, टेलीग्राफ ये डेवलप किया। और जिससे, और टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया? जिससे कि वो अपने ही देश में, मतलब हमारे देश में आपस में बात कर सकें ब्रिटिश लोग, इसलिए इन्होंने डेवलप किया। रोड, ये सब फ़ायदा अपने लिए करा, जिससे कि जो रेलवे इसलिए डेवलप करा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को हमारे पास ले पाएँ, एक जगह इकट्ठा कर पाएँ और ब्रिटेन भेज सकें। अब रेलवे से ब्रिटेन नहीं भेजना है, पर इकट्ठा करने के लिए रेलवे का यूज़ करते थे। फिर दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन डेवलप करी। क्यों डेवलप करी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए डेवलप करी जैसे कि हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, जो हमारा इन लोगों को बिलीव है, जो हमारा बिलीव तोड़ पाएँ और ये लोग आसानी से हम पर राज कर पाएँ, इस वजह से इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन डेवलप करी। तीसरा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। देखो ये चीज़ हाँ सच में अच्छी हुई थी। ब्रिटेन मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, पहले भी था, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने हमारे यहाँ पर जो पहले राजतंत्र था, ऑफ कोर्स मोनार्की चल रही थी, तो उस चीज़ को उन्होंने हटाया और एक तरीके से डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक मतलब कोशिश करी थी डेमोक्रेसी लाने की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, हमें इंट्रोड्यूस कराया। हमारे यहाँ के देश के लोगों ने पहली बार डेमोक्रेसी देखी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से राजतंत्र देखा था, अब मोनार्की देख रखी थी, तो उन्हें नहीं पता था डेमोक्रेसी भी कोई एक मेथड होता है देश चलाने के लिए। तो उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, जिस वजह से जो एजुकेटेड लोग थे वो और ज़्यादा पढ़े और उसके बारे में जाना। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप किया था। एक तो पॉइंट और लिखना चाहता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। देखो ये याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसे PYQ में कई बार देखा है। हाँ, उस टाइम पे देखो फैसिलिटी बहुत कम थी, ना अस्पताल थे ना रोड थे। अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसका कुछ मिस हैपनिंग हो रही है तो उसे देखने वाला कोई नहीं है, वो फिर मरना तय है उसका। या तो बच्चा मरना तय है, या माँ का तय है, या बच्चे माँ दोनों का मरना तय है। तो जो उस समय जो बर्थ रेट था वो हाई था और डेथ रेट उससे भी ज़्यादा हाई। तो बर्थ रेट था वो कितना था, 48/1000। मतलब जो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, 48 बच्चे ख़त्म ही हो रहे थे। बर्थ रेट वॉज अराउंड, ये क्या लिखा है, ये पर 1000 में 48 पैदा हो रहे थे, ये तो नहीं हुआ। ये भाई है जो मैं सोच रहा हूँ कि 1000 में जो बर्थ रेट था वो 1000 पर 48 लोग ख़त्म हो रहे थे, और जो डेथ रेट था वो 1000 पर 40 था। फिर आगे है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब हमारे यहाँ जो देखो एक्सपेक्टेंसी मतलब प्रत्याशा, मतलब लोग लंबी उम्र नहीं जी पा रहे थे। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि सब लोग 32 में मर रहे थे, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग पैदा होते ही मर रहे थे और कुछ लोग 70 में भी मर रहे होंगे, कुछ 60 में मर रहे होंगे, कुछ 40 में, कुछ 20 पर। जब एवरेज निकाला जाएगा तो उसका 42 एवरेज निकल रहा था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब जल्दी ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि कुछ अगर किसी को अगर कोई बीमारी हो जाए, छोटी सी बीमारी हो जाए, इलाज नहीं था तो वो सीधे ख़त्म ही हो रहे थे। छोटी सी बीमारी बढ़ के जाती थी बाद में और वो ख़त्म हो जाते थे। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो तो जो इन्फेंट मतलब होता है जब शिशु का जो मृत्यु दर होता है, जो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शिशु पैदा हो रहे थे पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो ख़त्म हो रहे थे, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे थे। तो 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उसमें 2018 बच्चे ख़त्म हो रहे थे। एग्जैक्ट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रख लो, 200 इसे याद रख लो, इसे 50 याद कर लो, यहाँ भी 50 कर लो, नहीं सर 40, ये तो पूरा राउंड ही ऑफ है, तो इसे इतना याद कर लो, इतना काफ़ी रहेगा। और लो लिटरेसी रेट, ये आज भी हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, केरला को छोड़कर। ओनली 16% पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, और उसमें भी 16% ये मेल फीमेल दोनों का है। उसमें भी अगर देखा जाए तो 75 या 76% मेल थे लिटरेट, मुश्किल से 20-25% फीमेल्स लिटरेट थी। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा इसकी। और मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन की देखो एक डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर चैप्टर से 1-2 ही लूँगा, क्योंकि हम उसमें हर चैप्टर में से कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है लॉन्ग में, बस आगे जाके थोड़ा चेंज हो जाता है लास्ट में जाकर, बाकी तो कॉन्सेप्ट शुरू तो वहीं से होता है। तो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की मैं 2-3 वीडियो अलग से डाल दूँगा, पूरे हाफ अर्ली की। हाफ अर्ली में मुझे लगता है शायद 6 चैप्टर आ जाएंगे, तो 1 से 6 तक मैं 2 ही वीडियो में या 3 वीडियो में कवर कर दूँगा, क्योंकि मुझे 15 या 20 मिनट की वीडियो बनानी है, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं।
5वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इंडियन इंडस्ट्री के नाम पे बस एक ही नाम याद रख लो, वो है टिस्को। हाँ मतलब टिस्को है। और हमारे यहाँ देखो टेक्सटाइल्स का बिजनेस पहले से बहुत अच्छा रहा था, तो इसे हमें इसे याद रखना। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वी लाइक टेक्सटाइल्स मेटल वर्क डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चीप ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। देखो मैंने बताया ना कि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड लेके आते थे, तो उनके जो फिनिश्ड गुड थे बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत चमकीले थे और बहुत सस्ते पड़ते थे, क्योंकि मशीन से बनने। हमारे यहाँ हाथ से बना रहा है कोई इंसान, हाथ से जो बनाएगा वो महंगा पड़ेगा उसे। अगर 4 दिन बना रहा है तो कम से कम वो उस 4 दिन का कुछ तो कुछ वसूली करेगा ही। तो उस वजह से मशीन से बन रहे थे तो वो लोग सस्ते भी होते थे, हल्के भी होते थे और बहुत आसानी से और जल्दी बन जाते थे। इस वजह से हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत जल्दी ही बेकार होना शुरू हो गए थे, मतलब बेकार नहीं, गिरना शुरू हो गए थे। सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक जूट कॉटन टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील स्टार्टेड बट लिमिटेड स्केल। देखो हाँ हमारे यहाँ भी काफ़ी इंडस्ट्री कोशिश कर रही थी कि उठने की, पर उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज मिल रहा था, बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा था ब्रिटिश टाउन था। और उसके बाद और भी कंपनियां थी, पर सबसे ज़्यादा मेन ब्रिटेन था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू फ्यू रीजन्स। देखो सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पूरा उस समय गाँव जैसा ही था, तो कोई इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये अंग्रेज़ों ने हमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया था, तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे हम लोग ऊपर आने की। और जो कुछ ही बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई थी, बाकी सब जगह बिल्कुल गांव जैसा माहौल था, जंगल थे, खेत थे, ये सब वगैरह था। लैक ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट एंड गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट हम पे ध्यान देती, उस समय की गवर्नमेंट कौन सी है, ब्रिटिश, वो हमारे लिए नहीं ध्यान दे रहे थे, वो उसको हमारा यूटिलाइज कर रहे थे हमारे रिसोर्सेज का, और सारे रिसोर्सेज अपने लिए यूज़ कर रहे थे और वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बता दे, मैं ज़रूर उसका कमेंट पढ़ के डाउट क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँगा। ठीक है, होप पे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अब चैप्टर 2 का जल्दी डाल दूँगा 1 या 2 दिन में। उसके भी 4 या 5 क्वेश्चन ले लूँगा, शॉर्ट डाल दूँगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन लॉन्ग मिल जाए तो थोड़ा बढ़ा के तुम इसे लिख सकते हो। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस चीज़ की, जिससे कि तुम थोड़ा और लिख सको, वरना तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे याद कर सकते हो। अगर तुमने नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो इन्हें याद कर सकते हो। अब मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे इंडियन ट्रेड को ये लिख कर आया, अब मान लो इससे हटके क्वेश्चन आया, जैसे कॉलोनियल पीरियड के टाइम इंडिया की, मतलब हमें स्टेट बतानी है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ या कंडीशन ऑफ इंडिया इन कॉलोनियल पीरियड के टाइम में इंडिया की हालत क्या है। तब भी हम थोड़े बहुत यहाँ से 1-2 पॉइंट उठा लेंगे, 1-2 नीचे से उठा लेंगे, क्योंकि हमें दिखाना तो यही है ना कि इंडिया की हालत क्या है। तो बस ऐसे ही लिखते रहना है तुम्हें, और कोशिश करो लिखने की, क्योंकि हमें याद होता है पर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।